हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये छठे यूनिट का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं उन्हें देखेंगे ध्यान से। हम बेटे सबसे पहले बात करने वाले हैं धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत या थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे एलिंगम आरेख की या एलिंगम डायग्राम की। और इस एलिंगम आरेख के ऊपर तो क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है 100%। और बच्चों के ये समझ में आता ही नहीं है कि एलिंगम आरेख है क्या और किस तरीके से इसे यूज करते हैं। तो इसके बारे में बेटे हमें पूरा डिस्कशन आज करना है। और फिर आरएस की कुछ विशेषताएं देखेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, मींस एलिंगम आरेख से रिलेटेड। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमारे पास है, हमारा जो मेन टारगेट है वो है एलिंगम आरेख या एलिंगम डायग्राम। और ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बेटे, बच्चों की समझ में ही नहीं आता है कि एलिंगम आरेख क्या है और इसका क्या फायदा है पढ़ने का, मतलब हम इसे क्यों पढ़ते हैं। ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं, पर बेटे इसे हमें समझना पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इस मुश्किल से काम को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटे। तो देखो जरा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत या थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। तो हमें बेटे सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिक सिद्धांत क्या हैं। वैसे आपने ऊष्मागतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रखा है जब हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो खैर, यहाँ एक बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या सीखना है बेटे? सबसे पहले सीखना है धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन अपचयन द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो धातु ऑक्साइड है, जैसे मैं कह दूं कि लेड ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर आयरन का ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, किसी भी धातु का जो ऑक्साइड आपके पास होता है, तो उस ऑक्साइड से, जैसे मैं आपको कह दूं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, तो बेटे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से यदि आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से यानी किसी भी धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए आप उस ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दोगे बाहर। और जब ऑक्सीजन ऑक्साइड में से आप अलग करते हो, तो इस घटना को कहते हैं हम अपचयन। क्या कहते हैं बेटे? अपचयन या रिडक्शन। तो हमें इस बात का तो पता है कि धातु ऑक्साइड से यदि आपको धातु प्राप्त करनी है तो ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, माने धातु ऑक्साइड का अपचयन करना पड़ेगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये धातु ऑक्साइड आया कहाँ से? यहाँ मतलब कहाँ से धातु ऑक्साइड आया? तो धातु ऑक्साइड बेटे उन बच्चों को पता है जिन्होंने इस यूनिट को शुरू से ढंग से पढ़ रखा है और अपने नोट्स भी बना रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी धातु का हमें निष्कर्षण करना है, तो सबसे पहले उस धातु के बहुत सारे खनिज निकाल ले जाते हैं। बहुत सारे क्या निकाल ले जाते हैं? खनिज। और फिर बहुत सारे खनिजों में से आपको छांटना होता है बेटे एक जो सबसे अच्छा खनिज होता है। जो सबसे अच्छा खनिज होता है उसे कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं बेटे? अयस्क। तो आपने बहुत सारे खनिजों में से अयस्क छांट लिया। अब अयस्क के अंदर होते हैं मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, जिसे आप कहते हो गैंग। तो गैंग को अलग करने के लिए हम करते हैं सांद्रण। और आपको सिखाया था कि सांद्रण की होती हैं 5 विधियां। पांचों विधियां आपको सिखा रखी हैं। ठीक है।
तो सांद्रण करने के बाद जो अयस्क हमें मिलता है, यानी सांद्रण में आपने अलग कर दिया है गैंग को, जो अयस्क हमें मिलता है उसे कहते हैं सांद्रित अयस्क। क्या कहते हैं बेटे? सांद्रित अयस्क। उसमें गैंग नहीं होता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत आदि नहीं होते हैं। फिर सांद्रित अयस्क का हमें करना पड़ता है निस्तापन और भर्जन, यानी कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में हम बदलते हैं। तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के दो तरीके आपको बताए थे, एक तो निस्तापन बताया था, एक भर्जन बताया था। निस्तापन में बताया था कि हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, और भर्जन में बताया था हीटिंग विद ऑक्सीजन। तो आप निस्तापन और भर्जन जब भी करोगे तो आप उस सांद्रित अयस्क का क्या बना दोगे? धातु का ऑक्साइड में उसे बदल दोगे। तो वहां से मिला हमें धातु का ऑक्साइड। अब जब आपको धातु का ऑक्साइड मिल गया तो बेटे धातु के ऑक्साइड से आपको बनाना है क्या? धातु। तो ऑक्सीजन को तो निकालना पड़ेगा उस ऑक्साइड में से, और ऑक्सीजन को अलग करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अपचयन। क्या कहलाती है बेटे? अपचयन। तो हमें पता चला कि धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन अपचयन द्वारा किया जाता है, माने हमें अपचयन करना ही करना है, जिसके लिए उपयुक्त अपचायक का चुनाव एलिंघम आरेख से होता है। तो यदि आपको किसी भी धातु के ऑक्साइड का अपचयन करना है तो अपचयन करने के लिए एक अपचायक तो बेटे हमें चाहिए ही चाहिए, और जो वो अपचायक चाहिए उसका हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से धातु के ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए कौन सा अपचायक अच्छा काम करेगा? तो अपचायक का चुनाव करने के लिए हमें बताया गया है एलिंघम आरेख। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात बैठ जानी चाहिए कि एलिंघम आरेख का प्रयोग क्यों किया जाता है। बेटे एलिंघम आरेख का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी धातु के ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए कौन सा अपचायक बेस्ट होगा, कौन सा अपचायक सबसे अच्छा काम करेगा, या कौन सा पदार्थ अच्छे अपचायक की तरह काम करेगा। तो अच्छे अपचायक का चुनाव करने के लिए एलिंघम आरेख का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एलिंघम आरेख द्वारा क्या होगा बेटे? चुनाव होगा। किसका चुनाव होगा? अपचायक का। अब देखो अगली बात, किसी अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह सूत्र हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी में पढ़ा था। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहा था हमने वहां। डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन है। टी क्या है? परमताप है। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन है। यहाँ इस समीकरण में आपको एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनो। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान, ध्यान से सुनियो बेटे, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होती है, यानी अपने आप चलती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया को हमें बाहर से बल लगाकर चलाना नहीं पड़ता है, वो अभिक्रिया अपने आप चलने लगती है यदि डेल्टा जी का मान कैसा हो बेटे? ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव हो। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो यदि आप ऊष्मा दोगे तो डेल्टा एच का मान तो बेटे धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है तो डेल्टा एच धनात्मक होता है, और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो डेल्टा एच होता है बेटे ऋणात्मक। तो यदि मान लो हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, सामान्य रूप से धातुओं के ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूं, मान लो कोई मेटल है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन आपने करा तो मेटल के ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के में आप ऊष्मा दोगे तो डेल्टा एच का मान तो होगा प्लस, ठीक है। या फिर यूं देख लो कि इसके आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो प्लस का ही तो निशान है इसके आगे। और बेटे टी तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यहाँ तो डेल्टा नहीं लिखा हुआ है, ये तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसे तो हमें छेड़ना नहीं है, बदलना नहीं है। पर बेटे डेल्टा एस पे तो ध्यान दो जरा। डेल्टा एस, अब कुछ बच्चों को यूं ही नहीं पता कि एस का मतलब क्या होता है।
हालांकि मैंने सिखाया है थर्मोडायनेमिक्स में, फिर भी मैं बेटे रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को पता है एस का मतलब होता है एंट्रोपी, 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा था एंट्रोपी, या इसे हिंदी में कहते हैं यादृच्छिकता या अनियमितता या रैंडमनेस। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में गैस के अणुओं की संख्या या गैस के मोलों की संख्या बढ़ जाती है तो सीधी बात है, समझ जाओ कि एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में नंबर ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस यानी एंट्रोपी बढ़ेगी, और यदि एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी और टी का जो गुणा है वो यदि बड़ा हो गया है डेल्टा एच से, ध्यान से सुनियो भाई, ये डेल्टा एच का मान कैसा है, धनात्मक, टी डेल्टा एस का मान कैसा है, ऋणात्मक। तो यदि डेल्टा एस यानी एंट्रोपी का मान ज्यादा है या बढ़ रहा है या धनात्मक है, और टी और डेल्टा एस का जो मल्टीप्लाई है वो डेल्टा एस से बड़ा हो गया है या अधिक हो गया है एंट्रोपी बढ़ने के कारण, तो बेटे माइनस वाली वैल्यू तो होगी बड़ी और प्लस वाली वैल्यू होगी छोटी। और जब माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी और प्लस वाली वैल्यू छोटी होगी तो डेल्टा जी का मान कुल मिला के माइनस में ही तो आएगा, ऋणात्मक ही तो आएगा डेल्टा जी का मान। और यदि डेल्टा जी का मान माइनस आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिएक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, यानी कि अभिक्रिया स्वतः होगी, अपने आप ही होगी, अपने आप ही चलेगी, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। कब होगी? जब डेल्टा जी का मान माइनस में होगा। और डेल्टा जी का मान माइनस में कब होगा? जब एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ने का पता कैसे चलेगा? जब गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी, गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ठोस की एंट्रोपी सबसे कम होती है, द्रव की उससे ज्यादा होती है, और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा एंट्रोपी बहुत कम है उनकी। और यदि क्लास में से टीचर चले गए बाहर और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ लड़ रहे, दंगा मस्ती कर रहे, कुछ क्लास से बाहर पड़े, किसी का बैग यहाँ पड़ा, किसी का वहां, तो अव्यवस्था बढ़ गई, तो इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ गई है। इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब समीकरण 1 में, यही तो है समीकरण 1, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, अभिक्रिया तभी अपने आप चलती है। ये बात सब बच्चों को पहले भी सिखाई गई थी ऊष्मागतिकी में, और आज भी मैं सिखा रहा बेटे कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया तभी अपने आप चलती है। इसलिए डेल्टा एच छोटा होना चाहिए टी डेल्टा एस से, यदि अभिक्रिया को आपको स्पॉन्टेनियस करना है, ऑटोमेटिक करना है, अपने आप चलने वाला करना है। डेल्टा एच यानी ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए इससे। जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी यानी माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी, जब तो डेल्टा जी का मान माइनस में आएगा। और डेल्टा जी का मान यदि माइनस में आ गया तो अभिक्रिया अपने आप चलेगी फिर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, यदि दो एक साथ चलने वाली अभिक्रियाओं का परिणामी डेल्टा जी ऋणात्मक होता है तो समग्र अभिक्रिया स्वयं होने लगती है। ये भी वही बात है भाई, यहाँ तो एक रिएक्शन की बात कर रहे थे और यहाँ कर रहे दो रिएक्शन की। मान लो दो रिएक्शन एक साथ चल रही हैं, किसी का डेल्टा जी प्लस में है, किसी का डेल्टा जी माइनस में है, तो दोनों का जब जोड़ मारोगे ना, यदि उनका जोड़ में डेल्टा जी का मान नेगेटिव आ गया है, ऋणात्मक आ गया है, तो समझ जाओ दोनों रिएक्शन एक साथ चलती रहेंगी और अपने आप चलती रहेंगी। इस चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है समग्र अभिक्रिया, समग्र माने दोनों की मिली जुली जो रिजल्ट है, परिणामी अभिक्रिया। तो ये तो है आपकी क्या ऊष्मागतिकी सिद्धांत है, ध्यान से इसे समझना है आपको। इसमें बताया धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन अपचयन द्वारा किया जाता है, एक तो ये बात, जिसके लिए उपयुक्त अपचय का चुनाव एलिंघम आरेख से होता है, एक ये बात। किसी अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इस सूत्र से निकलेगा, इसे आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी कहते हो। और इसमें आपको बताया कि डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब हम मूव कर रहे अगले पॉइंट पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और यहाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग एलिंघम आरेख। क्या लिखा हुआ बेटे? एलिंघम आरेख। ठीक है बेटे, क्या लिखा हुआ? एलिंघम आरेख या एलिंघम डायग्राम। विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण की गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी, यानी कि विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड जब बनते हैं
तो उनके ऑक्साइड के बनने में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है ना डेल्टा जी, उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्साइड के निर्माण की गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी तथा ताप टी के बीच खींचा गया ग्राफ एलिंघम आरेख कहलाता है। तो यदि कोई आपसे पूछ ले कि एलिंघम आरेख का क्या मतलब है, तो आप बताओगे कि किसी भी धातु का ऑक्साइड बनाना है और ऑक्साइड जब बनेगा तो डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो ऑक्साइड बनते समय मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी और ताप टी के बीच जो ग्राफ बनाया जाता है, जो आरेख बनाया जाता है, उसे कहते हैं एलिंघम आरेख। तो कोई पूछ रहा है एलिंघम आरेख, तो समझ जाओ डेल्टा जी और टी के बीच खींचा गया ग्राफ है। शर्त यह है कि धातु का क्या बनना चाहिए, ऑक्साइड बनना चाहिए, किसी धातु का या किसी तत्व का। फिर अगली बात, जो धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक के चुनाव में सहायता करता है, यानी कि वो एलिंघम आरेख क्या करता है, लिखा हुआ जो का मतलब एलिंघम आरेख, जो धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक का चुनाव में सहायता करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है जिसके लिए उपयुक्त अपचायक का चुनाव एलिंघम आरेख से होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन है कि एलिंघम आरेख किस किस के बीच बनता है। आप कहोगे डेल्टा जी और टी के बीच बनता है एलिंघम आरेख। वे पूछेंगे कि डेल्टा जी क्या है, आप कहोगे किसी तत्व के ऑक्साइड के बनने की क्रिया में होने वाला गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा जी। ठीक है, वे पूछेंगे टी क्या है, आप कहोगे परमताप है टी। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरी बात, वे पूछेंगे कि चलो आपने बता दिया कि एलिंघम आरेख का मतलब है डेल्टा जी और टी के बीच खींचा गया ग्राफ यदि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, किसी तत्व का ऑक्साइड बन रहा हो। पर आप यूं बताओ कि एलिंघम आरेख का फायदा क्या है, क्या लाभ है एलिंघम आरेख का। तो आप बताओगे बेटे कि एलिंघम आरेख से हम चुनते हैं एक अच्छा अपचायक। क्या चुनते हैं, एक अच्छा अपचायक चुनते हैं या पता लगाते हैं। वे पूछेंगे किसके लिए पता लगाते हैं अच्छा अपचायक, तो आप कहोगे कि धातु के ऑक्साइड के अपचयन करने के लिए, जिससे हमें धातु मिल जाए। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन करके शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छे अपचायक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑक्साइड का आपको करना पड़ेगा अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा जिससे आपको धातु मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई धातु का ऑक्साइड है, मैंने लिख दिया MO, M का मतलब मेटल, O माने ऑक्साइड। यदि मेटल का ऑक्साइड आपके पास है तो मेटल के ऑक्साइड में से आपको ऑक्सीजन तो निकालना पड़ेगा ये, और ऑक्सीजन निकाल के ही आप क्या बनाओगे, मेटल, धातु बनाओगे। मेटल माने धातु। तो यूं बताओ कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन इसमें से अलग करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे ही कहते हैं रिडक्शन या अपचयन। तो आपको एक अपचायक यहाँ चाहिए। क्या चाहिए बेटे, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो अपचायक आपको चाहिए, इस अपचायक का कहाँ से पता चलेगा, किसी ऑनलाइन मार्केट में थोड़ा ही मिलेगा कि किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे किसी भी अपचायक को इस्तेमाल कर लो। अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए, अलग अलग अपचयन अभिक्रिया के लिए अलग अलग अपचायक की जरूरत पड़ती है। किसी अपचयन क्रिया में कोई सा अपचायक अच्छा काम करता है, किसी में कोई सा अच्छा अपचायक काम करता है। और बेटे अलग अलग ताप पर भी अपचायक बदल जाते हैं। मान लो लो टेम्परेचर पे कोई सा अपचायक काम कर रहा और हाई टेम्परेचर पे कोई सा अपचायक काम कर रहा। तो अपचयन की क्रिया जिस भट्टी में आप करोगे उस भट्टी का टेम्परेचर कितना रखना है, उस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अपचायक कौन सा काम करेगा। तो ये सारी बात है कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सा अपचायक चाहिए, कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा अपचायक चाहिए, ये सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगा एलिंघम आरेख। और इतना अच्छा काम करेगा कि आप एलिंघम आरेख से जितना ज्यादा डरते हो सारा डर आपका दूर हो जाएगा और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो बेटे अब हमें समझना है एलिंघम आरेख को बहुत ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा कि यार क्या मुसीबत आ गई। अब मुसीबत कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है डर के काम नहीं चलेगा और डर के आगे ही जीत है। ये बात पता है ना आपको। तो देखो जरा ध्यान से इस चित्र को, इस वक्र को या इस ग्राफ को देखो।
इस ग्राफ में हमने क्या लिया, यहाँ तो लिया डेल्टा जी किलो जूल प्रति मोल में। डेल्टा जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन लिया बेटे किलो जूल प्रति मोल में। और यहाँ लिया टेम्परेचर या ताप, किसमें लिया, केल्विन में, या आप डिग्री सी में ले लो, मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ डिग्री सी में लिख रखा है, केल्विन में भी आप लिख सकते हो। देखो बेटे, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो किलोजूल प्रति मोल में हमने लिया है, ये किसका है, धातु के ऑक्सीकरण का है। देखो धातु की ऑक्सीजन से क्रिया हो रही तो क्या बन रहा, धातु का ऑक्साइड। हर एक रिएक्शन में ऑक्साइड बन रहा है। तो धातु के 1 मोल ऑक्साइड बनने में या फिर 1 मोल ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन में, खपत में, जितना एनर्जी चेंज हुआ है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हुआ है, वो है बेटे डेल्टा जी, जो हमने लिया है वाई अक्ष पे। तो कोई आपसे पूछता है कि एलिंगम आरेख क्या है, तो आप कहोगे कि किसी धातु के ऑक्सीकरण के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी तथा ताप कैपिटल टी के बीच जो ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ को कहते हैं एलिंगम आरेख या एलिंगम डायग्राम। ठीक है। अब ये बहुत सारी रिएक्शंस के लिए हमने बहुत सारे ग्राफ बना रखे हैं, बहुत सारी लाइनें, रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, बहुत सारे ग्राफ नजर आ रहे होंगे। देखो मैं यहाँ से समझाना शुरू कर रहा हूँ आपको। जैसे मैं आपको कह दूं कि इसे देखो जरा, ये जो बनाया सबसे नीचे मैंने, ये रेखा गई और जाने के बाद ऐसे मुड़ गई ये रेखा। ठीक है। ये ग्राफ किसका है, ये रेखा किसकी है, 2mg प्लस O2 इजिकल टू 2mgO। आपको पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कि मैग्नीशियम का ग्राफ है, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन का, मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण का। इसके ऊपर है 4/3 Al प्लस O2 इजिकल टू 2/3 Al2O3। एल्यूमिनियम के ऑक्सीकरण का ग्राफ ये है, एल्यूमिनियम के ऑक्सीकरण की रेखा ये है। ठीक है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु ए पे, और बिंदु ए का टेम्परेचर मैंने लिख दिया अंदाजे से, लगभग 1350 डिग्री सी या 1665 केल्विन के लगभग ये होगा, लगभग अंदाजा मारा मैंने यहाँ पे। देखो बेटे, फिर उसके बाद इस ग्राफ को देखो, इस वाली लाइन को, ये जिंक का है, जिंक का ऑक्सीकरण, और ये किसका है, CO प्लस O2 इजिकल टू CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसका ग्राफ है। उसके बाद है बेटे 2Fe प्लस O2, लोहे के ऑक्सीकरण का ग्राफ है। और ये एक सीधी रेखा है, इसे देखो, कार्बन प्लस O2 इजिकल टू CO2, उसका ग्राफ है। और एकमात्र रेखा आपको ऊपर से नीचे आती हुई नजर आ रही होगी, ये बहुत काम की है, ये है 2C प्लस O2 इजिकल टू 2CO, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण से बना कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रेखा को मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो रेखाओं के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर आते हैं। बस मैं टारगेट सारे लेके चलूंगा, आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है बेटे। तो ये तो ग्राफ बनाना है, इसमें आपको जरूरी नहीं कि इतनी सारी रेखाएं आप खींच के आओ। पहली बात तो पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि एलिंगम आरेख बनाकर दिखाओ, एलिंगम आरेख बनाकर दिखाओ, तो बहुत कम आता है क्वेश्चन। और यदि आ गया तो आप कर दोगे, भाई 2 रेखाएं ये खींच दो, एक ये खींच दो, एक ये खींच दो सीधे वाली, मतलब ये दोनों तो खींच ही दियो जरूर, और ये वाली रेखा सीधे वाली खींच दियो, और ये ऊपर से नीचे आ रही जो ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 और एक ये सीधी 4, ये 4 रेखा आप खींच के आ जाइयो, पेपर में काम चल जाएगा यदि आ गया तो। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, पर हमें तैयार होके चलना पड़ता है बेटे हर एक तरीके से। क्या पता पेपर सेटर कैसा है और हमारे कब बुरे कर्म हमारे सामने आ जाएं। ठीक है। तो इसलिए ये तो हो गया ग्राफ। अब उसके बाद जो है बेटे आरेख की विशेषताएं, इस आरेख की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे क्या क्या विशेषता है। नंबर 1, अधिकांश अभिक्रिया का आरेख धनात्मक प्रवणता वाला होता है, यानी कि ज्यादातर ग्राफ ऊपर की तरफ को उठ रहा है। देखो इसका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी। ज्यादातर अभिक्रियाओं का जो आरेख है उसकी प्रवणता होती है धनात्मक। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि क्यों है सर ये धनात्मक प्रवणता। ये धनात्मक प्रवणता पता क्यों है बेटे, जरा इस रिएक्शन को देखो, 2mg प्लस O2 इजिकल टू 2mgO। इधर कितने मोल हैं, 2 और 1 3, और इधर कितने मोल हैं, 2। तो मुझे यूं बताओ कि मोलों की संख्या इधर तो 3 थी और इधर 2 है, तो मोलों की संख्या घट रही या नहीं घट रही, आप कहोगे घट रही सर। और जब नंबर ऑफ मोल्स घट रहे तो इसका मतलब एंट्रोपी भी घट रही है, बहुत ध्यान से समझना है।
एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। जब मोलों की संख्या घटती है तो अव्यवस्था घटती है और व्यवस्था बढ़ती है, माने एंट्रोपी घट रही है। क्या हो रहा है बेटे, एंट्रोपी घट रही है। और यदि मैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण यहाँ लिखूं, देखियो जरा ध्यान से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, ये लिख दिया मैंने गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और जब आपको पता है कि इधर तो 3 मोल हैं, उधर 2 मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे बेटे, घट रहे। और नंबर ऑफ मोल्स घट रहे तो क्या घट रहा है, एंट्रोपी, डेल्टा एस। और डेल्टा एस जब घट रहा होगा तो डेल्टा एस का वैल्यू होगा नेगेटिव। और जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वैल्यू भी प्लस में हो गया और डेल्टा एस तो प्लस में होता ही है, क्योंकि ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको। जब ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगी तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, प्लस में होगा, यानी डेल्टा जी बढ़ेगा, डेल्टा जी बढ़ेगा। तो देखियो जरा, यहाँ डेल्टा जी कितना है, -1100। यहाँ ऊपर की तरफ को गया, कितना हो गया, मान लो -800 हो गया। तो -1100 से तो बड़ा ही है -800। आपको पता है ना गणित में, इतना तो जानते हो आप कि -1100 से बड़ा होता है -800। इसका मतलब डेल्टा जी लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। और जब मोलों की संख्या घटेगी तो एंट्रोपी भी घटेगी, यानी डेल्टा एस का मान आएगा माइनस में। घटेगा तो माइनस में ही तो लेंगे हम, और जब माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस। तो ये वाला हिस्सा भी प्लस का हो गया और ये वाला हिस्सा तो प्लस का है ही। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा, यानी डेल्टा जी बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो सारे ग्राफ ऊपर को ही तो उठेंगे। फिर जब आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बढ़ेगा तो बेटे सारे के सारे ग्राफ ऊपर की तरफ को उठेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ हमने लिखा है कि अधिकांश अभिक्रिया का आरेख धनात्मक प्रवणता वाला होता है। बताओ, एक बात तो ये पता होनी चाहिए, पेपर या सेटर यदि बहुत खतरनाक हुआ ना, तो वो आपसे यूं ही पूछेगा कि आप स्पष्ट करो कि जो एलिंघम आरेख होता है उसमें अधिकतर अभिक्रियाओं का जो आरेख होता है वो धनात्मक प्रवणता वाला क्यों होता है, जरा हिम्मत है तो इस बात को बता दो। तो आप बता दोगे कि हर एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा, हर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज होते हैं, घटते हैं। और यदि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे तो एंट्रोपी घट रही, डेल्टा एस का वैल्यू घट रहा। और डेल्टा एस का वैल्यू घट रहा तो इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है। और डेल्टा एस का वैल्यू यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये सारा का सारा डेल्टा जी का मान प्लस में आएगा। और यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आ रहा तो इसका मतलब आपका जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो बढ़ रहा है, डेल्टा जी का मान बढ़ रहा है। और जब डेल्टा जी बढ़ेगा फिर तो ग्राफ ऊपर को ही चढ़ेगा, और क्या नीचे को गिरेगा, नीचे को ग्राफ गिरेगा, फिर तो डेल्टा जी घटेगा बेटे। बताओ समझ में आ रही क्या बात। दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाओ, चलो इसका। अधिकतर आरेख सरल रेखा होते हैं। देखो सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा, ज्यादातर सरल रेखा, कोई ऐसा तो नहीं है कि यूं घूम के जा रहा, वक्र तो नहीं है कोई। तो ज्यादातर आरेख क्या होते हैं, सरल रेखीय होते हैं ज्यादातर आरेख। पर एक बात है बेटे, देखो क्या लिखा, परंतु अवस्था परिवर्तन होने पर रेखा मुड़ जाती है। गौर फरमाओ जरा इस पे, सीधी सरल रेखा, सरल रेखा, यह अचानक से बैंड आ गया इसमें तो भाई। अब तुम यूं कहोगे कि सर अचानक से इसमें मोड़ क्यों आया, घुमाव क्यों आया अचानक से। ये भी बात पेपर सेटर पूछ सकता है आपसे कि जो एलिंघम आरेख है उसमें अधिकतर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का जो ग्राफ होता है, जो रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, अधिकतर सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। परंतु कभी कभी वो सरल रेखा किसी विशेष स्थान पर मुड़ जाती है अचानक से। अब वो ग्राफ सीधा चलता चलता क्यों मुड़ गया, बताऊं क्यों मुड़ा, ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे। मुड़ा इसलिए क्योंकि अवस्था बदली होगी, पदार्थों की अवस्था में क्या हुआ होगा, परिवर्तन। और जब अवस्था परिवर्तन होता है ना, तो अवस्था परिवर्तन होने से एंट्रोपी एकदम बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। अवस्था परिवर्तन होने से एंट्रोपी माने डेल्टा एस। और जब डेल्टा एस, अब तुम यूं कहोगे जी कैसे चेंज हो जाती है, जरा यूं तो बता दो। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ठोस। और ठोस पदार्थ है तो उसके सारे पार्टिकल्स जो है बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं, सारे सिस्टमेटिक वे में अपने आप को रख रहे हैं, अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती ठोस पदार्थ में। तो मैं कहूंगा जब ठोस पदार्थ में अव्यवस्था नहीं होती है
तो ठोस पदार्थ की एंट्रोपी तो बहुत कम होती है, डेल्टा एस बहुत कम, एंट्रोपी चेंज बहुत कम। यदि मैं आपको कह दूं कि मान लो वो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल गया है, तो जब वो द्रव अवस्था में बदलेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वे तो एकदम ब्राउनियन मोशन करना शुरू कर देंगे, ब्राउनी गति करना शुरू कर देंगे। और जब वे एकदम ब्राउनी गति करना शुरू कर देंगे तो मुझे यूं बताओ, अव्यवस्था बढ़ नहीं जाएगी क्या? जब अव्यवस्था बढ़ जाएगी तो इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी ठोस अवस्था में कम थी और द्रव में आते ही एकदम से एंट्रोपी बढ़ी, और यदि कोई द्रव से गैस बन गया ना तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो है पक्की बात है, देखो जब एंट्रोपी बढ़ती है अचानक से, यानी डेल्टा एस का वैल्यू बहुत ज्यादा क्या होता है, बड़ा, पॉजिटिव। तो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बड़ा वैल्यू होगा तो उस बड़े वैल्यू और टी का मल्टीप्लाई, यानी कि टी डेल्टा एस बहुत ज्यादा हो जाएगा अचानक, और वैल्यू उसकी माइनस में रहेगी, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ी है, ये प्लस है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस ही तो आएगी, कि जब ये माइनस वाली वैल्यू अचानक से बढ़ेगी तो क्या होगा, टोटल मान जो है डेल्टा जी का मान बहुत ज्यादा माइनस में हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा माइनस में हो जाएगा तो एकदम रेखा नीचे की तरफ को गिरेगी। देखो यहाँ तो जो है क्या हो रहा है, प्लस में, प्लस में इसलिए हो रहा है कि मान लो कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है और द्रव से वो अचानक ठोस बना, जब वो द्रव से ठोस बना तो इसका मतलब ये है कि उसकी एंट्रोपी क्या हुई, एकदम से घटी एंट्रोपी, और जब एंट्रोपी घटी तो क्या होगा, एंट्रोपी घटने से डेल्टा एस का मान एकदम माइनस में जाएगा, और माइनस में जाके इस माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस, और जब इनकी मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी तो प्लस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू, तो डेल्टा जी एकदम से बहुत ज्यादा प्लस में जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ को चढ़ेगा। इससे ज्यादा कंपटीशन भी नहीं पूछा जाता है बेटे, आपको सिर्फ इतना सोचना है। अब मैं तो इसी चीज के ऊपर बहुत सारी बातें सिखा दूंगा आपको, पर आपको सिर्फ इतना सोचना है कि यदि आपके पास कोई अभिक्रिया का ग्राफ, किसी भी अभिक्रिया का ग्राफ यदि सरल रेखा के रूप में जा रहा है और उसमें अचानक से क्या आया है, एक मोड़, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डेल्टा जी और डेल्टा एस का मान अचानक से बदला है, और वो इसलिए बदला है क्योंकि वहां हुआ है अवस्था में परिवर्तन अचानक। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखियो जरा क्या लिखा बेटे, यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, अधिकतर आरेख सरल रेखा होते हैं परंतु अवस्था परिवर्तन होने पर रेखा मुड़ जाती है। अवस्था बदलने पर मुड़ी क्योंकि डेल्टा एस का मान बदला है अचानक, जिससे डेल्टा जी बदला है। यदि डेल्टा जी बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ, और डेल्टा जी घटेगा तो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मुड़ने वाली मैंने कोई रेखा यहाँ नहीं बनाई है, क्योंकि यदि मैं बहुत सारी रेखाएं यहाँ बनाऊंगा तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाओ। नंबर 3, ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जब रेखा या ग्राफ डेल्टा जी बराबर 0 को पार कर जाती है। देखो यहाँ क्या है, -1200 1100 ये घटते जा रहे हैं, ये -100 के बाद 0 आएगा ऊपर। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे, सारे ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना सारे, तो यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो 0 को भी पार कर जाएंगे। मान लो यहाँ जो है ऊपर 0 वाली रेखा है, उसे पार कर जाएंगे बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि ताप बढ़ाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जब रेखा या ग्राफ डेल्टा जी बराबर 0 को पार कर जाती है, अतः डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है, अतः धातु ऑक्साइड स्वतः नहीं बन पाते हैं। जब डेल्टा जी का मान प्लस में हो जाएगा, देखो इसे देखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को, यदि डेल्टा जी का मान माइनस में होता है जब ही तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः चलने वाली अभिक्रिया होती है। और यदि डेल्टा जी का मान हो गया 0 से ऊपर चला गया, ये तो माइनस में है, देखो सारी वैल्यू। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो सारे ऊपर चढ़ने लग रहे, और जब सारे ऊपर चढ़ने लग रहे तो बेटे एक समय ऐसा आएगा कि ये 0 से ऊपर चला गया ना डेल्टा जी, तो डेल्टा जी प्लस में हो जाएगा। और यदि डेल्टा जी हो गया प्लस में तो क्या होगा, डेल्टा जी के प्लस में होने से ऐसा होगा बेटे कि अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं रहेगी, उसे जबरदस्ती धकेलना पड़ेगा रिएक्शन को, और ऑक्साइड नहीं बनेंगे, अपितु ऑक्साइड का स्थायित्व क्या होगा, घट जाएगा, ये तो टूटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 4, एलिंगम आरेख में नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयित कर देती है। ये चीज बहुत काम की है बेटे आपके लिए, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। देखो ये वाला ग्राफ नीचे है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का ऊपर है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लियो, बिल्कुल ध्यान से, पेपर में क्वेश्चन आएगा, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो,
चाहे आप कंपटीशन में बैठे हो, पेपर में आएगा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। इन दो रेखाओं को देखो, ये एल्यूमिनियम वाली रेखा ऊपर है और मैग्नीशियम वाली रेखा नीचे है। तो जो रेखा नीचे है वो ऊपर वाले धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर देगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अपचयित कर देगा पक्का। अब क्यों कर देगा बताऊं? इसलिए कर देगा क्योंकि 400 डिग्री सी पे देखो, 400 डिग्री सी पे क्या है कि इसके लिए मैग्नीशियम के लिए डेल्टा जी का मान लो कितना है, मान लो ये है 1100 और 1000 के बीच में, इसे मान लो माइनस 1050 है, मान लो ये कितना है 1050। तो यदि 400 डिग्री सी पे मैं मैग्नीशियम का देखूं डेल्टा जी तो माइनस 1050, और यदि इसका देखूं एल्यूमिनियम का तो माइनस 1100। तो डेल्टा जी किसका कम है? डेल्टा जी कम है मैग्नीशियम का, मतलब मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन हो रहा और एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीडेशन हो रहा। तो दोनों के लिए डेल्टा जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसके लिए कम होगा? डेल्टा जी का मान उसके लिए कम होगा जो लाइन नीचे होगी, और उसके लिए यदि डेल्टा जी कम होगा इसका मतलब उसका डेल्टा जी ज्यादा ऋणात्मक है, और जब उसका डेल्टा जी ज्यादा ऋणात्मक है तो उस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। तो इसका तो होगा ऑक्सीडेशन और इसका मजबूरी में रिडक्शन होगा। यदि आप मैग्नीशियम को और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दोनों रिएक्शन को एक बर्तन में चलाओगे ना, तो इन दोनों रिएक्शन को एक बर्तन में चलाने से क्या होगा कि वो वाली रिएक्शन अपना गुण बनाए रखेगी जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में डेल्टा जी का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, रिएक्शन के चलने की अपने आप संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो जो लाइन नीचे होगी वो अपचायक का काम करेगी ऊपर वाली धातु के लिए। तो मैग्नीशियम अपचायक का काम करेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए। कहां तक? यहां तक। देखो यहाँ तो जो है मैग्नीशियम की रेखा जब तक नीचे है, जितने टेम्परेचर तक, भाई 0 से 400 800 1000 यहाँ तक भी, पर ये यहाँ काट दिया दोनों ने। ध्यान से देखियो पेपर में क्वेश्चन आएगा, कभी भूल जाओ आप इस चीज को। दोनों रेखाओं ने काट दिया, यहाँ तक तो मैग्नीशियम वाली रेखा नीचे है ये। तो बिंदु ए पे यदि कटान बिंदु है तो ए तक तो मैग्नीशियम अपचायन कर देगा किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या एल्यूमिना का। पर ए पे टेम्परेचर यदि नीचे देखोगे, मैंने अंदाजे से लिख दिया 1350 डिग्री सी या 1665 केल्विन के लगभग अंदाजा है मेरा, 1350 डिग्री सी है। तो यदि 1350 डिग्री सी से कम टेम्परेचर की बात करो तो मैग्नीशियम अपचयन कर देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि इस बार ये वाली रेखा मैग्नीशियम की नीचे है और एल्यूमिनियम के ऊपर है। पर यदि आप 1350 डिग्री सी से ऊपर गए ना तो यहाँ लग गया पलटा। पलटा का मतलब चित का पट और पट का चित हो गया। एल्यूमिनियम वाली रेखा ऊपर थी नीचे आ गई देखो, और मैग्नीशियम वाली रेखा नीचे थी ऊपर आ गई। तो अब 1350 डिग्री सी से अधिक टेम्परेचर पे यदि इन दोनों रिएक्शन को एक बर्तन में करोगे ना तो अब एल्यूमिनियम अपचयन कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बस ये खेल है जो आपको समझना है, और ये खेल बच्चों की समझ में बहुत कम आता है। आपको ध्यान रखना है कि आप रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर चला रहे हो। आपको पता चल गया एलिंघम आरेख में नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयित कर देती है। ये नीचे है ये ऊपर है, तो मैग्नीशियम अपचयित कर देगा एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड से Al2O3 से। पर यदि टेम्परेचर 1350 से ज्यादा है तो अब आ गया नीचे कौन? एल्यूमिनियम, और ऊपर कौन है? मैग्नीशियम। अब एल्यूमिनियम अपचयित कर देगा मैग्नीशियम को। तो समय समय की बात है, कभी कोई राजा है तो कभी कोई रंक है, और कभी कोई रंक है तो कभी कोई राजा है। समय समय का खेल है सारा, और कुछ नहीं है बेटे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 5 पे। आप कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड को अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो मैंने एक एग्जांपल लिया। अब सोचते हैं बच्चे की ये कार्बन है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ कार्बन है, तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, इन्हें मतलब क्यों प्रयोग करते हैं हम अपचायक के रूप में? ठीक है, क्यों करते हैं? देखो बहुत बढ़िया लॉजिक है। मैं आपको कहूं कि मान लो आयरन ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड, इसका अपचयन करोगे तो आयरन तो हो जाएगा अलग और ऑक्सीजन हो जाएगी अलग। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान होता है +40। कितना होता है? +40। और बेटे कार्बन, इसमें यदि मैं साथ में ये वाला रिएक्शन चलाऊं C + ½ O2 = CO, इसके लिए डेल्टा जी का मान है -100 किलो जूल प्रति मोल। तो यदि दोनों रिएक्शन को एक बर्तन में चलाओगे
तो पहली वाली रिएक्शन अपने आप चलने को तो तैयार नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू इसके लिए क्या है, प्लस में है। जब डेल्टा जी का वैल्यू इसके लिए प्लस में है तो अपने आप चल जाएगी क्या रिएक्शन, इसे तो धक्का देना पड़ेगा जबरदस्ती। पर इस दूसरे रिएक्शन को देखो, सी प्लस हाफ ओ टू इज इक्वल टू सी ओ, इसके लिए डेल्टा जी का मान माइनस में है। देखो नीचे की तरफ को आ रही रेखा है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो जब दोनों रिएक्शन को आप जोड़ोगे यानी एक ही बर्तन में एक साथ चलाओगे तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, FeO, यहाँ क्या बचा, कार्बन, यहाँ बचा Fe और यहाँ बचा CO। इसका मतलब ऑक्सीजन कार्बन ने छीन लिया इसका, ये देखो कार्बन के पास आ गया ऑक्सीजन। अब प्लस के 40 और माइनस के 100 कितने हुए, माइनस के 60। अब यूं बताओ दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान -60 है, तो इसका मतलब अकेला रिएक्शन तो चल नहीं रहा था। पर जब इसके साथ कार्बन वाला रिएक्शन चलाया तो दोनों रिएक्शन एक बर्तन में मजे से चलेंगे, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू टोटल माइनस में आया है। और मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ कि डेल्टा जी का वैल्यू यदि माइनस में होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, चाहे वो अकेला रिएक्शन हो, चाहे वो दो रिएक्शन आप एक साथ चला रहे हो किसी बर्तन में। ठीक है बेटे, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ जो है नंबर 6 पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है बेटे मैंने नंबर 6 पे, और आपके बहुत काम आने वाली बात। देखो यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड वक्र, ये वाला कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा ना, ये वाला वक्र जो है ऋणात्मक प्रवणता दिखा रहा, और आगे जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे सबके नीचे आ जाएगा, सारे धातुओं के नीचे पहुंचना ही पहुंचना है। जब ये सबके नीचे आ सकता है जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इसका मतलब सारी धातुओं का अपचयन कर सकता है। ये इसमें कमाल की बात है, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आपको कोई सा भी धातु का ऑक्साइड दे दिया, उसका अपचयन करना ना, तो आप कार्बन इस्तेमाल करो ना, क्योंकि कार्बन ही ऋणात्मक प्रवणता दिखा रहा है, सबके नीचे आएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अच्छा अपचायक का काम करेगा। देखो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है, देखो ऋणात्मक प्रवणता नीचे जा रहा ग्राफ, तथा यह सभी धातुओं के नीचे होता है। ये जो जितना आगे को बढ़ेगा सारी धातुओं के ग्राफ से नीचे पहुंचना है इसे, इसलिए इसका उपयोग किसी भी धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग आप किसी भी धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटे, मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन पेपर में जरूर आना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे चलो अब हम करते हैं अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, ध्यान से देखेंगे जरा। ये जो है उदाहरण नंबर 6.1 है, ऐसी स्थिति सुझाइए जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिना का अपचयन कर सके, मतलब मैग्नीशियम किसे अपचयित कर सके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो ऐसी स्थिति यहाँ देखो बेटे, मैंने एक बना लिया यहाँ एक छोटा सा ग्राफ, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो है एल्यूमिनियम की रेखा और नीचे है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की रेखा नीचे है, एल्यूमिनियम की रेखा ऊपर है, इसका मतलब मैग्नीशियम अपचयित कर सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को। कब तक कर सकता है, जब तक ताप बिंदु ए पर ना पहुंचे। बिंदु ए से पहले मैग्नीशियम की रेखा नीचे है, एल्यूमिनियम के ऊपर है। और मैंने आपको सिखाया है कि जो वक्र नीचे होता है, जिस धातु का वक्र नीचे होता है, ग्राफ नीचे होता है, रेखा नीचे होती है, वो धातु अपने से ऊपर वाली धातु को उसके ऑक्साइड से क्या कर देती है, अपचयित कर देती है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी का मान ज्यादा ऋणात्मक है, इसके लिए कम है। तो बिंदु ए से पहले ही तो मैग्नीशियम अपचयित कर सकता है Al2O3 को, और यदि बिंदु ए से आगे जाओ फिर मैग्नीशियम की रेखा ऊपर चली जाएगी और एल्यूमिनियम के नीचे, फिर एल्यूमिनियम अपचयित करेगा मैग्नीशियम को। तो उत्तर में लिखा है मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम के वक्र बिंदु ए पर आपस में काटते हैं। इन दोनों के वक्र कहाँ काट रहे, बिंदु ए पर काटते हैं आपस में। अतः ए से पहले सभी तापों पर, ए से पहले सभी तापों पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपचयन कर देता है। बिंदु ए से पहले ही मैग्नीशियम अपचयित कर देता है किसे, Al2O3 को। बिंदु ए से अधिक जो ताप होता है, लगभग 1350 डिग्री सी से अधिक ताप होगा, तो फिर एल्यूमिनियम अपचयित करेगा मैग्नीशियम को। देखो उदाहरण नंबर 6.2, ऊष्मा गतिकी के अनुसार संभव होते हुए भी व्यवहारिक रूप से एल्यूमिनियम के धातु कर्म में मैग्नीशियम का उपयोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अपचयन में क्यों नहीं करते हैं।
कि मैग्नीशियम का उपयोग क्यों नहीं करते आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अपचयन में, जब मैग्नीशियम की रेखा नीचे है और एल्यूमिनियम की ऊपर है। मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण के लिए डेल्टा जी का मान ज्यादा ऋणात्मक है और एल्यूमिनियम के ऑक्सीकरण के लिए डेल्टा जी का मान कम ऋणात्मक है। फिर भी आप जब एल्यूमिनियम का धातु कर्म करते हो तो मैग्नीशियम को अपचायक की तरह प्रयोग क्यों नहीं करते हो? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उनमें से दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जब टेम्परेचर बिंदु ए से ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर तो ये अपना गुण खो देगा, फिर तो ये अपचायक की तरह काम नहीं करने का। तो एक तो समस्या यो है कि टेम्परेचर मान लो बाई चांस बढ़ ही गया, तो टेम्परेचर 1350 डिग्री सी से ऊपर चला गया, फिर भी क्या मैग्नीशियम अपचायक का काम करेगा? फिर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप ही अपचयित होना शुरू हो जाएगा और एल्यूमिनियम इसे अपचयित करना शुरू कर देगा, और एल्यूमिनियम जो हम प्राप्त करने जा रहे धातु वो बदल जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो कहे का एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेंगे हम, कहे कि हम एल्यूमिनियम का धातु कर्म कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का इसमें एक बाउंडेशन है। और दूसरा रीजन ये है कि जब मैग्नीशियम Al2O3 के साथ रिएक्शन करके उसका क्या करेगा, अपचयन करेगा और उससे ऑक्सीजन छीनेगा, तो अपने आप बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर अलग करना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अलग करते फिरो कि उससे जो है टाइम भी लगाओ, उसमें एनर्जी भी लगाओ। देखो उदाहरण नंबर 6.2, उष्मा गति के अनुसार संभव होते हुए भी व्यवहारिक रूप से एल्यूमिनियम के धातु कर्म में मैग्नीशियम का उपयोग Al2O3 के अपचयन में क्यों नहीं करते? देखो दो कारण दिए मैंने। नंबर एक, मैग्नीशियम केवल बिंदु ए तक के ताप पर अपचायक का कार्य करता है, परंतु ताप ए से अधिक होने पर यह स्वयं अपचयित होता है, अपने आप अपचयित होना शुरू हो जाएगा, अपना गुण खो देगा यदि टेम्परेचर बिंदु ए से ऊपर चला गया, यानी 1350 डिग्री सी से लगभग ऊपर चला गया। नंबर दो, मैग्नीशियम जब Al2O3 का अपचयन करता है तो MgO प्राप्त होता है, जिसे अयस्क से अलग करने में और अधिक समय तथा ऊर्जा लग जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये दो कारण है, कारण इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आ जाओ उदाहरण नंबर 6.3 पे। यदि अपचयन के ताप पर निर्मित धातु द्रव अवस्था में हो तो धातु ऑक्साइड का अपचयन आसान क्यों हो जाता है? यूं कह रहे कि ये धातु जो प्राप्त हो रही है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त हो रही? द्रव। यदि धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होगी ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होगी तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी डेल्टा एस, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा जी का मान नेगेटिव मिलेगा। और जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस या ऑटोमेटेड, अपने आप चलने वाली। तो ठोस अवस्था से, मान लो ऑक्साइड तो है ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलने पर और धातु मिल गई द्रव अवस्था में, डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक मिलेगा डेल्टा एस का मान, जिससे माइनस टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से अधिक होने के कारण, ठीक है, किससे अधिक होने के कारण? डेल्टा एस से। आपको पता है ना, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यदि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो माइनस के टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से अधिक होने के कारण डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव मिलेगा। अतः अभिक्रिया अपने आप चलने लगती है और हमें किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यदि धातु आपको द्रव अवस्था में प्राप्त होती है तो समझो आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपको रिएक्शन ऑटोमेटेड हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे पाठ्य निहित का तीसरा क्वेश्चन, अभिक्रिया Cr2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Cr, इसके लिए डेल्टा जी का मान दे रखा -421 किलो जूल के गिब्स ऊर्जा के मान से लगता है, गिब्स ऊर्जा का मान नेगेटिव है ना बेटे, लगता है कि अभिक्रिया ऊष्मा गतिकी के अनुसार संभव है, परंतु यह कक्ष ताप पर यानी कमरे के ताप पर क्यों नहीं होती है? भाई कमरे के ताप पर रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि डेल्टा जी भले ही माइनस में हो, पर इन अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा तो बेटे चाहिए ही, और सक्रियण ऊर्जा कमरे के ताप पे उन्हें मिलने की नहीं है, और जब कमरे के ताप पर उन्हें सक्रियण ऊर्जा नहीं मिलेगी तो रिएक्शन कहाँ से चल जाएगी? टेम्परेचर तो उन्हें स्टार्टिंग करने के लिए देना ही पड़ेगा। उत्तर देखो,
क्योंकि दोनों अभिकारक ठोस अवस्था में होने के कारण। पहली बात तो यह है कि दोनों अभिकारक ठोस अवस्था में है, ठीक है, तथा कमरे के ताप पर उन्हें पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा न मिलने के कारण अभिक्रिया नहीं होती है। एक तो दोनों अभिकारक ठोस अवस्था में है और दूसरा कमरे के ताप पर उन्हें सक्रियण ऊर्जा नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्शन को चलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब देखो बेटे, पाठ्य निहित का चौथा क्वेश्चन, क्या यह सत्य है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी? वे परिस्थितियां कौन सी हैं? जरा इस ग्राफ को देखो, ये कितना टेम्परेचर है? 1350 डिग्री सी लगभग मेरा अंदाजा है। तो 1350 डिग्री सी से कम ताप होगा तो मैग्नीशियम नीचे होगा और एल्यूमिनियम की रेखा ऊपर, यानी 1350 डिग्री सी से कम ताप पर मैग्नीशियम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का अपचयन कर देगा और 1350 डिग्री सी से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम का ग्राफ देखो नीचे आ गया और मैग्नीशियम का चला गया ऊपर। तो 1350 डिग्री सी से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम अपचायक का काम करेगा MgO के लिए। तो दोनों एक दूसरे का अपचयन कर सकते हैं, शर्त यह है कि टेम्परेचर 1350 से कम है या 1350 डिग्री सी से ज्यादा है। 1350 डिग्री सी से कम है तो मैग्नीशियम अपचायक का काम करेगा, 1350 से ज्यादा है तो एल्यूमिनियम अपचायक का काम करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम के। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ बेटे, लगभग 1350 डिग्री सी से कम ताप पर मैग्नीशियम का वक्र एल्यूमिनियम से नीचे होता है, अतः इससे कम ताप पर, इससे का मतलब 1350 से, मैग्नीशियम एल्यूमिना को अपचयित कर देता है, परंतु 1350 से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम का वक्र मैग्नीशियम से नीचे होता है, अतः अब एल्यूमिनियम MgO का अपचयन या अपचयित करने लगता है। ठीक है, उसके बाद अभ्यास का ये देखो बेटे, पांचवा क्वेश्चन, 673 केल्विन ताप पर कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन अच्छा अपचायक है? भाई 673, ये तो कार्बन का तो ग्राफ सीधा होता है, C+O2 = CO2 का तो सीधा ग्राफ है, एलिंगहम आरेख में मैंने आपको एक सीधी लाइन खींच के दिखाई थी। और ये है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा है जो यहाँ आके थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसी की तरह जैसे ये मुड़ रहा, और ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं 983 केल्विन पर। तो इन्होंने तो पूछा हमारे से 673, तो 673 केल्विन तो इससे पहले ही होगा, कहीं इससे पहले होगा, और जब 673 केल्विन इससे पहले होगा तो इसका मतलब साफ है कि इससे पहले यदि देखें हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली रेखा नीचे है और कार्बन वाली ऊपर है, इसका मतलब 673 पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही ज्यादा अच्छा अपचायक होगा। लिखा यहाँ 673 केल्विन पर CO का वक्र C से नीचे होता है, देखो CO का नीचे है, C का ऊपर है, अतः 673 केल्विन पर CO एक अधिक अच्छा अपचायक होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 20, CO का उपयोग करते हुए अपचयन द्वारा जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण क्यों नहीं किया जाता है? मतलब जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाने के लिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड को अपचायक की तरह प्रयोग क्यों नहीं करते हो? उसका रीजन पता क्या है? देखो जरा नीचे उत्तर में क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है कि जब जिंक ऑक्साइड से जिंक का अपचयन होगा यानी कि जिंक अलग होगा तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान होता है +650 किलोजूल प्रति मोल। एलिंघम आरेख से पता चलती है ये बात हमें कि डेल्टा जी का मान कितना है। और बेटे CO+O2 यानी कि जब CO इससे क्या छीनता है, ऑक्सीजन, और बनता है CO2, तो इसके लिए डेल्टा जी का मान होता है -450 किलोजूल प्रति मोल। तो यदि इन दोनों रिएक्शंस को एक ही बर्तन में एक ही भट्टी में एक साथ चलाया जाए तो इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो O2 से तो O2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2ZNO + 2CO, यहाँ बचेगा 2ZN और 2CO2, और इन दोनों का जोड़ जब करोगे आप डेल्टा जी निकालोगे तो ये प्लस में आएगा। और बेटे आप समझ गए होंगे कि जब डेल्टा जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान प्लस में आ रहा तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी क्या? कहीं अपने आप हो ही नहीं सकती रिएक्शन। और जब रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो हम क्यों करेंगे इसका CO का प्रयोग अपचायक के रूप में जिंक ऑक्साइड के? तो नीचे लिखा हुआ है
क्योंकि समग्र अभिक्रिया, समग्र का मतलब दोनों जब एक साथ चलती हैं उसे कहते हैं समग्र, ठीक है, या कुल मिला के जो अभिक्रिया है। समग्र अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है, अतः यह अभिक्रिया स्वयं नहीं चल सकती है, क्योंकि डेल्टा जी का मान किस में आया है, प्लस में। इसलिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हो जिंक ऑक्साइड के क्या करने में, अपचयन करने में। अभ्यास का 21वां क्वेश्चन देखो, Cr2O3 के विरचन के लिए डेल्टा जी का मान -540 किलो जूल प्रति मोल है। क्रोमियम का दे रखा है एलिंगम आरेख के लिए डेल्टा जी का मान 540 माइनस में, तथा एल्यूमिना के लिए -827 किलो जूल प्रति मोल है। क्या क्रोमियम ऑक्साइड का अपचयन एल्यूमिनियम से संभव है? बिल्कुल संभव है भाई। क्रोमियम के लिए -540, एल्यूमिनियम के लिए -827, तो ज्यादा ऋणात्मक तो एल्यूमिनियम का है। और जब एल्यूमिनियम का मान डेल्टा जी का ज्यादा ऋणात्मक है तो पक्की बात है एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे होगा और क्रोमियम का ग्राफ होगा ऊपर। और आपको पता नीचे वाला ग्राफ जिस धातु का होता है वो अपचायक का काम करती है ऊपर वाली धातु के लिए, पता है ना ये बात एलिंगम आरेख में। देखो बेटे, एल्यूमिनियम के लिए डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक है, देखो -827 या -540, अतः एल्यूमिनियम का वक्र क्रोमियम से नीचे होगा, अतः एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। बताओ समझ में आई क्या बात? अब अभ्यास का 22वां देखो, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड में से जिंक ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक अच्छा है? यहाँ नहीं पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड तो अच्छा ही नहीं, पर फिर भी यहाँ देख लो। पहली बात, 1120 केल्विन से अधिक ताप पर कार्बन जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। 1120 केल्विन से ऊपर तो कार्बन काम करना शुरू कर देगा, और 1323 केल्विन से अधिक ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। तो अपचयन की क्रिया किसने पहले शुरू करी? कार्बन ने तो करी 1120 केल्विन पे, और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाना पड़ा 1323 केल्विन तक गर्म करना पड़ा। तो जिसने पहले अपचयन की क्रिया शुरू कर दी वही अच्छा अपचायक है जिंक ऑक्साइड के लिए। तो यहाँ लिखा, अतः कार्बन एक अच्छा अपचायक माना जाता है क्योंकि यह कम ताप पर ही जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर देता है। बताओ समझ में आई क्या बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देख रहे फिर एनसीईआरटी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा। 23, किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मा गतिकी कारकों पर आधारित है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? 2 उदाहरण दीजिए। बिल्कुल सही बात है, कहां तक सहमत हैं क्या? हम जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सहमत हैं इस कथन से, क्योंकि ऊष्मा गतिकी का जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, इस पर निर्भर करता है कि डेल्टा जी का मान यदि नेगेटिव आपको मिल गया ना तो समझो अपचयन हो जाएगा और वो अपचायक काम करेगा, और डेल्टा एस का मान आना चाहिए प्लस में, धनात्मक आना चाहिए, जब तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव में आएगा। तो हम यहाँ से उत्तर लिख रहे यह कथन सही है, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस जो समीकरण है किसी अपचायक के लिए उपरोक्त समीकरण में, इस समीकरण में नंबर 1 डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, नंबर 2 डेल्टा एस का मान धनात्मक होना चाहिए, नंबर 3 एलिंगम आरेख में नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर देती है क्योंकि उसका डेल्टा जी अधिक ऋणात्मक होता है। जो नीचे वाली धातु वाला ग्राफ होगा उस नीचे वाली धातु के लिए ऑक्सीकरण का जो डेल्टा जी होगा उसका मान अधिक क्या होगा बेटे? ऋणात्मक। जैसे 2 उदाहरण इन्होंने कहे थे, ये 2 उदाहरण मैंने पीछे से ही उठाए हैं पिछले क्वेश्चंस में से। आप इन उदाहरण को पढ़ लेना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चन और रह गए एनसीईआरटी के, उन्हें भी देख लें जरा। लियो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक है। अभ्यास का 27वां क्वेश्चन है बेटे, अभ्यास का 27वां। उन परिस्थितियों का अनुमान लगाइए जिनमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है। भाई एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपचयित जब करेगा जब एल्यूमिनियम का ग्राफ या रेखा या आरेख होगा नीचे और मैग्नीशियम का ऊपर। ऐसा इस टेम्परेचर के बाद होगा 1665 केल्विन के, या लगभग 1350
डिग्री सी मान लो, या आप इसमें से 273 घटा के देख लियो कितना बैठता है। तो 1665 केल्विन से ऊपर जाओगे तो मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम का नीचे। तो उस समय एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर सकता है, अपचयन कर सकता है। तो उत्तर देखो, एलिंगम आरेख से पता चलता है कि 1665 केल्विन ताप से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम का आरेख मैग्नीशियम से नीचे आ जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि 1665 केल्विन से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट हमारे देश के प्यारे बच्चों ने? ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि एलिंघम आरेख आपके समझ में आया होगा और किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो भी पता चला होगा आपको। सामान्य रूप से एलिंघम आरेख से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं बेटे, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ी हिम्मत रखोगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे और बहुत आसानी से सीख जाओगे, और यदि हिम्मत नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी सीखने में। ठीक है, तो बच्चों मेरा कहना होता है कि आप किसी भी यूनिट को प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ो, और बेटे अपने नोट्स बनाते रहो और पढ़ाई में मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।